दोस्तों, पाकिस्तान चाइना से नई सबमरीन्स को इंपोर्ट कर रहा है। बात यह है कि ये सारी सबमरीन पाकिस्तान के पास में पहुंचेगी और कराची पोर्ट पर आकर उनको असेंबल किया जाएगा। पाकिस्तान को क्या याद है? पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी को जिस तरीके से हमने विशाखापट्टनम के अंदर सबमर्ज किया था, पाकिस्तान भूल नहीं सकता है उस बात को। हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई थी, आईएनएस विक्रांत को डुबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमने जबरदस्त रिटालिएट किया और उनकी पीएनएस जो गाजी थी उसको डुबो दिया। और केवल हमारा उसके अंदर फ्रिगेड था, उसी फ्रिगेड ने अटैक करके ही उसको डुबो दिया। ये बात बड़ी जबरदस्त थी, ये कहानी बड़ी जबरदस्त थी, जो कि आज भी लिखी जाती है, सुनी जाती है और इतिहास के अंदर दर्ज है। 1971 का वो वॉर, उसके अंदर कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे। उसमें से एक सबसे जबरदस्त ये था पीएनएस गाजी का, जिसके ऊपर कई मूवीज भी बन चुकी है। तो चलिए आज विस्तार से बात करेंगे पीएनएस गाजी की कहानी को, और साथ ही के अंदर पाकिस्तान जो है चाइना से सबमरीन अब ले रहा है ताकि वो इंडिया के ऊपर एक एज जो है वो हासिल कर सके। चलिए तो देखिए, सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान विल स्टार्ट इंड्यूसिंग 8 एडवांस सबमरीन जो है वो अब हैंगओवर क्लास की वो लेने जा रहा है 2026 तक। और इंडिया के लिए इंडियाज लॉन्ग पेंडिंग कन्वेंशनल सबमरीन प्रोग्राम इज येट टू टेक ऑफ। तो बात यह है कि 4 दिसंबर 1971 का वो समय था जिस समय 1971 में बांग्लादेश को आजाद करवाया था भारत ने पाकिस्तान से। और उस समय पाकिस्तान से आजाद होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की मुक्तिदाता कहलाए और वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन दुर्भाग्य था कि 15 अगस्त 1975 को उनका असासिनेट कर दिया गया था पूरे परिवार के साथ में। उस समय शेख हसीना वहां पर नहीं थी। चलिए तो बात करेंगे कि पीएनएस गाजी और आईएनएस विक्रांत के बीच में क्या कुछ हुआ था, और क्या वाकई में हमारे पास में ये जो आईएनएस विक्रांत था, क्या इसमें इतनी पावर थी कि अकेले पाकिस्तान को ये हरा सकता था। लेकिन इंडियन नेवी ने हाल ही में कुछ जो है वो हासिल किया है पीएनएस गाजी को लेकर 2024 में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। आप अक्सर ये सोचते हैं कि सर आप हमेशा हार्ड चैलेंज के बारे में क्यों बताते हैं हमको। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिसने चुनौती को स्वीकार किया है वही अवसर बना पाया है। तो जब आपके पास में अपॉर्चुनिटी होती है और आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, तब जाकर आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं डिले करते हैं या फिर ये कोशिश करते हैं कि ठीक है यार, जो चल रहा है वो सब कुछ ठीक है, तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप खुद को चैलेंज कीजिए, और अगर आप किसी भी एडिक्शन के अंदर हैं या फिर फोकस और कंसंट्रेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो जरूर आप 175 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो कुछ पिक्चर्स, कुछ मैं आपको ग्लिम्स जो है हिस्ट्री के दिखा रहा हूं। एक्चुअली में पीएनएस गाजी को लेकर पाकिस्तान को बहुत गर्व था कि पाकिस्तान यह सोचता था कि पीएनएस गाजी जब मैदान में उतरेगी तो वो भारत को हरा देगी। 1971 के वॉर के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और वो कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। इंडियन नेवी अपना युद्ध लड़ रही थी, आर्मी अपना और एयरफोर्स अपना अपना युद्ध लड़ रहे थे, अपने अपने जो मोर्चे थे वो संभाले हुए थे। इसी मोर्चे के अंदर एक मोर्चा और था जो कि इंडियन नेवी के पास में था कि समंदर की रक्षा करनी है। और समंदर की रक्षा करने के अंदर पाकिस्तान को अरेबियन सी का जो रूट था बे ऑफ बंगाल की तरफ, इसको कहीं ना कहीं ब्लॉकेट लगाना था वहां पर इंडियन नेवी को। तो इंडियन नेवी ये करने के अंदर सक्सेसफुल रही थी। लेकिन बात यह है कि पीएनएस गाजी जो कि दबे पैर तो नहीं कहेंगे, कि दबे हुए तैरते हुए पानी के अंदर वो पहुंच गई थी विशाखापट्टनम। आप मैप में समझिएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 2024 के अंदर 53 साल बाद पीएनएस गाजी के मलबे जो है वो मिले, और इंडियन नेवी ने डिसाइड किया कि हम लोग उस मलबे को कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, वैसा का वैसा रहने देंगे, और उस मलबे को हम लोग सिक्योर करते हुए उसको एक हिस्टोरिकल मोमेंट की तरह बताएंगे कि देखो किस तरीके से हमने इसको ढेर कर दिया था। अब ये हुआ कैसे, 2024 के अंदर बे ऑफ बंगाल के अंदर विशाखापट्टनम के नजदीक वहां पर कुछ मछुआरे वगैरह वो कुछ कर रहे थे, और हमारा वहां पर एक मिशन भी चल रहा था। सर्च ऑपरेशन के तहत हमको ये मलबा मिला था। तो चलिए यादें जो है वापस से ताजा हो गई। इस मैप में आप देखिए, पाकिस्तान का कराची पोर्ट कुछ यहां पर होगा, और पीएनएस गाजी जो है वो यहां से रवाना होता है, यहां से रवाना होती है वो सबमरीन,
और वो पहुंचती है कहां पर? वो आती है विशाखापट्टनम, क्योंकि उसको ये लगता था कि भारत ने अपने आईएनएस विक्रांत, जो कि सबसे बड़ा कैरियर है इंडिया के पास में, वो यहां पर तैनात है और पीएनएस गाजी यहां पर अटैक करके उसको तबाह कर देगी। फिर भारत की शक्ति जो है नेवल, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन भारत ने एक बहुत जबरदस्त चाल चली। भारत ने जो है वो कोडेड मैसेज, जो कि पीएनएस गाजी पाकिस्तान के अंदर भेज रहा था, भारत ने उन कोड मैसेज को डिकोड किया। काफी शॉर्ट मैसेज थे। डिकोड करते हुए पता लगा कि यार कोई तो वो चीज है जो कि भारत की तरफ बढ़ रही है। और जैसे ही हमने उसको डिकोड किया, और डिकोड करने के बाद उस मैसेज से ये पता लग रहा था हमको कि वहां से कोई ना कोई ऐसा शिप या सबमरीन रवाना हो चुकी है और वो बे ऑफ बंगाल के अंदर आ रही है। हमने भी अपनी चाल चली और हम लोग यहां से आईएनएस विक्रांत को तैनात कर देते हैं। कहां पर? अंडमान एंड निकोबार पर। यहां पर कोई खतरा नहीं था। अब जैसे ही पीएनएस गाजी यहां पर आता है तो हमारे पास में फ्रिगेट मतलब जो बड़े जहाज होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए जो फ्रिगेट है उनका यूज किया जाता है। छोटे जहाज होते हैं वो। अब उसने क्या किया कि पीएनएस जो गाजी थी उसकी तरफ अटैक कर दिया और पीएनएस गाजी सबमरीन हो गया। पाकिस्तान के जो मंसूबे थे वो नाकाम हो गए और हमने उसको खत्म कर दिया और हमारा जो आईएनएस विक्रांत था वो सेफ हो गया। सभी ने अपनी अपनी कहानियां रची। एयरफोर्स ने भी, नेवी ने भी और आर्मी ने भी, सबने अपना अपना इतिहास दर्ज किया इतिहास के अंदर, और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। हमने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को वापस लौटाया था। 1999 की कारगिल वॉर के अंदर पाकिस्तान ने अपने सैनिक लेने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि ये हमारे नहीं हैं, और फिर हमने बाइज्जत उनको दफन किया था, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि तो हमारे सैनिक नहीं है। फिर हमने भी कहा कि यार तुम्हारे सैनिक शहीद हो गए, तुम खुद लेने से इनकार कर रहे हो। ये तो पाकिस्तान के अंदर कवायद चल रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब पाकिस्तान जो है हो सकता है कि इस बात का बदला लेना चाहे, इसीलिए उसने डिसाइड किया है कि चाइना से वो 8 सबमरीन जो है वो इंपोर्ट करेगा। तो पाकिस्तान और चीन के बीच में 2015 में एक डील हुई थी $5 अरब की, ठीक है। और ये जो था उसमें 8 हैंगर क्लास की जो सबमरीन है, पनडुब्बियां हैं, वो किसके पास में पहुंचेगी? वो पाकिस्तान के पास में पहुंचेगी। अब बात यह है कि ये डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बियां जो है उनके पास में एयर प्रोपल्शन सिस्टम लगा हुआ है। ये क्या होता है वो सुनिए। एक्चुअली में क्या है कि पनडुब्बियां जो होती हैं, जो कि डीजल पर चलती हैं, डीजल इलेक्ट्रिक होती हैं, उनको विदिन 7 डेज पानी के ऊपर आना पड़ता है ताकि वो ऑक्सीजन वापस से ले सके और अंदर जो रहने वाले लोग हैं वहां तक ऑक्सीजन को सप्लाई कर सके, क्योंकि अंदर जो रहने वाले लोग हैं, ह्यूमंस बीइंग जो हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए हर 7 दिन के अंदर 5 दिन में उसको ऊपर आना पड़ता है। अब क्या होता है, जैसे ही वो ऊपर आता है तो रडार की वो पकड़ में आ जाती है और रडार में पकड़ आने के बाद दुश्मन देश उस पर अटैक कर देता है, इसलिए लंबे समय तक वो नहीं रह पाती है। इसके सब्स्टिट्यूट एक नया चीज डेवलप की गई, वो है एआईपी। और एआईपी ऐसा सिस्टम है जो कि पानी में बहुत लंबे समय तक बने रहने के लिए डीजल इलेक्ट्रिक जो सबमरीन्स होती हैं उनके अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है ये, ठीक है। जो उन्हें पारंपरिक जो पनडुब्बियां होती है उनसे 2 से 3 हफ्ते तक, मतलब 21 से 25 दिन तक पानी के नीचे रहने की क्षमता भी डेवलप कर लेती है। न्यूक्लियर जो सबमरीन्स होती हैं वो 10-10 साल तक पानी के नीचे रह सकती हैं। इतनी कैपेसिटी होती है। 10 साल किसको कहते हैं? मतलब अगर हमने आज से 10 साल पहले 2015 में पाकिस्तान के नीचे कोई पनडुब्बी अगर छिपाकर रख दी हो तो पाकिस्तान की धड़कनें जो है वो तेज हो जाएंगी। पाकिस्तान को लगेगा कि यार ये कहां से आ गई। अगर कल को मान लो कि पाकिस्तान को अटैक, अभी जैसे ये पहलगाम का अटैक था, पाकिस्तान नाटक करता तो हम 2015 के अंदर जो सबमरीन थी एक्टिव कर देते, फोन कर देते, आ जाओ ऊपर, कर दो अटैक। 10 साल रह सकते हैं न्यूक्लियर सबमरीन, है ना। कहना मत पाकिस्तान को, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, तो जबकि जो बाकी 4 पाकिस्तान की कराची शिपयार्ड के अंदर असेंबल होंगे, तो बाकी यानी कि कुछ 4 जो है वो चाइना में बनेगी और बाकी कराची के अंदर असेंबल होगी। पहली पनडुब्बी का लॉन्च अप्रैल 2024 में हो चुका है और 2026 से ये पाकिस्तान नौसेना के अंदर शामिल की जाएगी। अब पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो है अगस्ता 90B प्रोजेक्ट, जिसके तहत सबमरीन्स का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उनको बिल्डअप किया जाता है। देखिए भारत के पास में 2 प्रोजेक्ट हैं। भारत का है एक तो प्रोजेक्ट 75 और एक है 75I। ये जो 75 था इसको फ्रांस की मदद से हमने बनाया है और 75I जो है वो ये हमारा इंडिजीनियस है,
जिसमें भारत जो है अपनी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी को बनाएगा और 75 फ्रांस से हमको हेल्प मिल रही है। तो भारत का ये प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है वो है अगस्ता प्रोजेक्ट। अब बात यह है कि पाकिस्तान जो है अपने आप को डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान के पास में क्या है सामान वो देख लेते हैं। टोटल जो वेसल्स हैं वो है 121 नेवल एसेट्स हैं विद ए रैंकिंग ऑफ 27th ग्लोबल। पूरे ग्लोबल के अंदर 27वीं रैंक किसकी आती है? पाकिस्तान की आती है। सबमरीन्स उसके पास में 8 हैं, हमारे पास में लगभग 15-16 हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग एडवांस अगस्ता 90B क्लास विथ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। फ्रिगेट्स जो है वो 9 हैं पाकिस्तान के पास में, ठीक है। 7 जो हैं वो करवेटेस हैं जो कि छोटी वेसल्स होती हैं और अदर वेसल्स जो हैं वो 84 हैं। इससे कम से कम हम जो है 3 गुना और 4 गुना पावरफुल हैं। सबको आप 4 गुना कर लीजिए, इतनी हमारे पास में है। तो पाकिस्तान जो है जब अफगानिस्तान के साथ में सीज फायर जल्द से जल्द उसने एग्रीमेंट साइन कर लिया, नहीं तो वो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करके बता देता कि मैं कितना पावरफुल हूं। वो बता सकता था कि मैं कितना पावरफुल हूं। जैसे इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया, बताया कि मैं कितना पावरफुल हूं। पाकिस्तान अगर पावरफुल होता तो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करता और बताता कि मैं कितना पावरफुल हूं। है ही नहीं, बताएगा क्या? बात तो ये है ना, ठीक है। तो अब जो है इंडिया के सामने उसकी चलने वाली नहीं है। दोस्तों आप लोग हमारे डीप वर्क इस कोर्स के साथ में जुड़िएगा, बड़ा गजब का है। काम करने की अपनी एक टेक्निक होती है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज के हार्ड चैलेंज को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्या आप लोग को लगता है कि 75 डेज का हार्ड चैलेंज का 2.0 वर्जन आना चाहिए? जल्द से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेलीग्राम पर मुझे आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन 75 डेज का हार्ड चैलेंज 2.0 तभी लाया जाएगा जब आप उसके अंदर लाइव मुझसे जुड़ेंगे। डेली 75 दिन तक लाइव जुड़ना पड़ेगा और टेक्निक्स को सीखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग अपने कंसंट्रेशन और फोकस को डेवलप करें। टोटली ऑन डिपेंड्स यू, आप के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।